क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज़ फाउंडेड ऑन विच पॉलिसी, तो ऑलवेज रिमेंबर पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए हम आगे भी समझेंगे चीज़ों को कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इसमें क्या डिफ़ाइन किया गया है, तो सिंपल सी बात है कि ये लिमिट्स को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो ये तो कुछ समझने जैसा है नहीं। तो लिमिट्स को डिफ़ाइन करता है मतलब कि आपको एक टाइम बताता है, फिक्स टाइम, कि आप इस फिक्स टाइम के अंदर अपना सूट फाइल करें। इज़ इट क्लियर? उसके बाद अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर दे सू मोटो एक्ट ऑफ अ कोर्ट सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन, तो ऑलवेज रिमेंबर नो, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन। उसके बाद सीपीसी का क्वेश्चन आएगा, इसमें काफ़ी बार पूछा गया है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी द कोर्ट हैज़ पावर टू अलाउ कोर्ट फीस टू बी पेड एट एनी टाइम आफ्टर द प्रेजेंटिंग ऑफ द प्लेंट। तो वो कौन सा सेक्शन है, कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर आप कभी भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है सेक्शन 149 ऑर्डर 7 रूल 11। सेक्शन वापस रिपीट करने का जो पर्पस होता है वो सिर्फ ये होता है कि चीज़ें कुछ याद करनी ही पड़ती हैं, तो उसको बार बार सुनने से याद हो जाता है। सेक्शन 149 ऑर्डर 7 रूल 11 इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, कोर्ट फीस के बारे में। ठीक है, उसके बाद पार्ट फोर्थ इज़ टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो हमारा हो गया एक बेसिक सा छोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है उससे। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। कौन कौन सी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए अंदर कॉन्सेप्ट में घुसना उतना ज़रूरी नहीं है, एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं कह रही कि पढ़े ना, लेकिन सेक्शन नंबर्स और क्लॉजेज याद करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है द टर्म एप्लीकेंट हैज़ बिन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 2A। सेक्शन 2A को हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसमें एप्लीकेंट यूज़ किया गया है, तो एप्लीकेंट में ए आता है, तो एप्लीकेंट में आता है और ये 2 के ए में ही है, तो इस तरह से हम कोरिलेट करें और याद रखें। उसके बाद अब ये भी पूछ सकता है कि एप्लीकेंट में इंक्लूड क्या क्या है, तो पिटिशनर, any person from or through whom an applicant derives the rights to apply। उसके बाद तीसरा, any person where state is represented by the applicant or executor, administrator or other representative। तो हमें 3 वर्ड यहाँ पर ये ध्यान रखने हैं। ऊपर के 2 तो याद रहेंगे इजीली, तीसरा है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव। ये किस में इंक्लूड है? एप्लीकेंट में इंक्लूड है। तो ये तीनों दे देगा क्वेश्चन में, और उसमें से एक हटा दे या कुछ और ऐड कर दे, तो ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड आता है, तो पिटीशन इंक्लूड है एप्लीकेशन में। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या इंक्लूड है? बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड है ए हुंडी एंड अ चेक। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये कौन से सेक्शन नंबर में है? तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है बिल ऑफ एक्सचेंज में हुंडी और चेक है, ए चेक। अब इसमें चेक में क्या आता है? सी आता है आगे वर्ड, तो हम इस सी से कोरिलेट कर देंगे इस सेक्शन नंबर के क्लॉज सी से, क्योंकि सी में ही है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज, तो 2 के सी में है, तो सी को इधर ले आएँ, सी को सी से याद कर लें तो बहुत आसान होगा। उसके बाद बात अगर करें बॉन्ड हैज़ बिन डिफाइन इन, किस में बॉन्ड डिफाइन है? तो बॉन्ड डिफाइन है 2 के डी में, तो बॉन्ड बी हो गया, बी का उल्टा डी हो गया, इस तरह से याद करें। ठीक है, तो जब क्वेश्चन देखने को आए तो बी को उल्टा कर दें, डी कर दें, तो 2D को राइट कर दें। डिफेंडेंट की अगर बात करें, डिफेंडेंट हैज़ बिन डिफाइन इन 2E। ठीक है, तो 2E को याद कर ले, 2E से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड, तो बी का उल्टा ध्यान रखेंगे डी। अब उसके बाद चलते हैं ईजीमेंट की तरफ। ईजीमेंट हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन 2 के एफ में डिफाइंड है, इतना हमें ध्यान रखना है, 2 के एफ में डिफाइंड है। फॉरेन कंट्रीज़ तो पता ही है कि क्या है फॉरेन कंट्रीज़ का मतलब। ठीक है, अदर देन इंडिया। गुड फेथ अगर पूछ ले तो गुड फेथ में गुड फेथ हैज़ बिन डिफाइंड इन किस में? 2H है, तो 2H को हम कैसे याद करेंगे? तो 2H को हम याद करेंगे कि हम इसके पूरे सेंटेंस को माइंड में रखेंगे। गुड फेथ हैज़ बीन डिफाइंड, तो हैज़ बीन में हैज़ में
एच आ रहा है तो एच को उठा करके सेक्शन नंबर से कोरिलेट कर देंगे कि 2H में ही डिफाइन है गुड फेथ। इतना हो गया क्लियर। आगे फिर क्या कहता है